Good morning, all. Today we are going to start one new topic, that is conductance of electrolytic solutions. अब तक हमने पढ़ा है कि वोल्टेक सेल्स वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड. ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं. सेकेंडली हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो किसी केमिकल रिएक्शन के अकरेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करते हैं वो भी डायरेक्ट करंट होता है. इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का वो फॉर्म जो केमिकल रिएक्शन के अकरेंस से रिलेटेड है दैट इज़ डायरेक्ट करंट. एक इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो इन्वर्टर की बैटरी भी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस करंट को क्योंकि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं होम्स में, इसलिए हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं. इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. जिस समय इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है उस समय एसी डीसी में कन्वर्ट हो रही होती है, और जिस समय इन्वर्टर यूज़ हो रहा होता है यानी उसकी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है तो डीसी एसी में कन्वर्ट हो रही होती है. अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर किसी सॉल्यूशन में हम एसी को पास करेंगे. तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगी, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी देन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट चेंज. अगर मान लीजिए कि मैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में एसी पास करूं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली है. सिर्फ इतना होगा कि सोडियम आयंस विच आर केटायंस दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड क्लोराइड आयंस विच आर एनायंस दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड. लेकिन अगर मैंने इसी सॉल्यूशन में डीसी पास की होती तो NaOH बनता, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज़ होती और क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज़ होती. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि एसी पास करने से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. अब अगर जब हम एसी पास करेंगे तो हम सिर्फ ये टेस्ट कर सकते हैं दैट द सॉल्यूशन इज़ और द कंडक्टर इज़ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर और इंसुलेटर और एनीथिंग एल्स सेमी कंडक्टर. तो क्या करें इसके लिए, तो कुछ टर्म्स उसके लिए हमको पहले समझनी पड़ेंगी, और ये सारी टर्म्स को हम अपने ओल्ड कंसेप्ट रेजिस्टेंस के साथ में कोरिलेट करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. रेजिस्टेंस क्या होता है ये सब आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर. किसी कंडक्टर से या किसी सॉल्यूशन से जब चार्ज को फ्लो करते समय हिंड्रेंस कॉज होती है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. उस हिंड्रेंस को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है. अगर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है यानी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है देन द मटेरियल विल बी कॉल्ड पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर, और हिंड्रेंस अगर बहुत कम है देन द मटेरियल इज़ कॉल्ड गुड कंडक्टर. इसका यूनिट होता है ओम. वी ऑल नो दैट. इसके आपको फैक्टर्स भी पता हैं कि आर मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर. कि कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा चार्ज को उतना ज़्यादा टाइम तक फ्लो करना पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल कॉज मोर रेजिस्टेंस. दूसरा है आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा. बहुत आसानी से आप इसे कोरिलेट कर लीजिए. एग्जांपल ले लीजिए एक टनल का. एक टनल में से अगर एक कार को जाना है, इफ़ अ कार wants to go through the tunnel, then if the length of tunnel is higher then the car will have to face more resistance. ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी. और अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसका डायमीटर ज़्यादा है तो कार को मूव करने में ईज़ रहेगी, ईजीली मूव करेगी कार, कम मेहनत लगती है. तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस. इसी चीज़ को रेजिस्टेंस को जब आपको कंडक्टेंस के साथ कोरिलेट करना है तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स इन्वर्ट इन कंडक्टेंस. कंडक्टेंस में ये सब कुछ उल्टा हो जाता है. मतलब ये हुआ इस चीज़ का कि कंडक्टेंस इज इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. पढ़ लेते हैं एक बार. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसका सिंबल है G, कैपिटल G. द ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस और कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज. जितना ईजिली कोई चार्ज मूव करेगा किसी कंडक्टेंस से वो मटीरियल कंडक्टर से वो मटीरियल उतना ही ज़्यादा गुड कंडक्टर बोला जाएगा. इसका जो यूनिट है दैट इज़ मो
या फिर आप इसको ओम इनवर्स लिख सकते हो, या इसके लिए एक सेपरेट यूनिट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ साइमन्स। साइमन के लिए आप यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल एस। तो कंडक्टेंस क्या है ये हम समझ सकते हैं। इट इज़ मैथमेटिकली जब निकालना है देन इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स G इक्वल्स 1/R, and by the definition it is ease of flow of charge through a conductor. Now the factors. रेजिस्टेंस के लिए हमने देखा था रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़ हायर, कंडक्टेंस ज़्यादा होती है व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़ लेस है। जितना कम होगा लेंथ कंडक्टर का उतना ज़्यादा कंडक्टेंस का वैल्यू होगा। दूसरा है G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, चार्ज इजीली फ्लो करेगा। तो लेंथ हो गया L और A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो आप देख लेते हैं। ये आप सब 10th क्लास में करके आए हो, ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है आपका, बट यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं कुछ, क्योंकि हमको कोरिलेट करना है इन सारे कंसेप्ट्स को कंडक्टेंस के साथ। तो वी नो दैट R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मर्ज कर दीजिए, देन R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे आप, देन वी आर पुटिंग रो इज़ व्हाट, रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल्स रो L/A। अभी आपको रो का वैल्यू निकालना है, देन इट विल बी RA/L। तो जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर, यानी कि ये मटेरियल के नेचर को डिटरमाइन करने वाला टर्म है रेजिस्टिविटी। तो रो इज़ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आजकल IUPAC के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी वर्ड यूज़ किया जाता है, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो बाय द डेफिनेशन व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, ये बात आपको कई बार सिखाई है कि जब भी बहुत सारे टर्म्स हों और आपको किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, तो जितने भी टर्म्स को आप यूनिटी कर सकते हैं कर दीजिए और फिर डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A को 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं और लेंथ ऑफ कंडक्टर L को 1 मीटर ले रहे हैं। तो जो रो होगा दैट विल बी इक्वल टू R। सो बाय द डेफिनेशन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया आपने किसी कंडक्टर का जिसका लेंथ है 1 मीटर और उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट्स यूनिट इज ओम मीटर। अब जैसा हमने आपको कहा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो G इज़ कंडक्टेंस, G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। दोनों को मिलाएंगे देन G इज़ प्रोपोर्शनल टू A/L। कांस्टेंट लगाएंगे तो ये नॉर्मली K नहीं लिखा हुआ है, ये कप्पा लिखा हुआ है, ये ग्रीक लेटर है और इसको कप्पा प्रोनाउंस किया जाता है। तो G इक्वल्स कप्पा A/L। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करें तो आप इसे K कह दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो G इक्वल्स K A/L। अब आपको K का वैल्यू यानी कप्पा का वैल्यू निकालना है, तो कप्पा इक्वल्स G इंटू L/A। अब यहाँ पे K जैसा मैंने आपको बताया इट इज़ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कंडक्टिविटी बोलेंगे हम। तो ये जो कंडक्टिविटी है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। तो अगर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना चाहूँ यहाँ पे तो लिख सकती हूँ दैट कप्पा इक्वल्स 1/रो। G इक्वल्स 1/R था और कप्पा इक्वल्स 1/रो, ये आगे काम आएगा हमको तो हम देखेंगे इसको। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर रखने वाले हैं हम, और A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रखना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे देन यू कैन सी दैट कप्पा इक्वल्स G। अब इसका जो यूनिट आ रहा है वो यूनिट अब फॉर्मूले में भी देख के बता सकती हूँ कि कप्पा इक्वल्स G इंटू 1 मीटर डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर लिखा है। तो G तो हो गया साइमन और 1 मीटर बचेगा नीचे, जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो गया मीटर इन्वर्स। तो इसका यूनिट हो गया ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स या फिर साइमन मीटर इन्वर्स।
फॉर्मूला याद रखिएगा, कप्पा इक्वल्स GL/A, ये बहुत काम आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में। यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है SI यूनिट ओम, कंडक्टेंस का SI यूनिट होता है ओम इनवर्स, या फिर आप इसको साइमन भी कह सकते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम सेंटीमीटर, इसको ओम मीटर भी लिख सकते हो। जो SI यूनिट होगा वो ओम मीटर होगा, और आप इसे कन्वर्ट करने के लिए ओम सेंटीमीटर भी ले सकते हो। कंडक्टिविटी का जो SI यूनिट है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। नाउ कन्वर्जन। अब आप ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर में अगर आप रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो 1 ओम मीटर इक्वल्स 100 ओम सेंटीमीटर्स। कैसे आया? वेरी सिंपल, ओम तो ओम रखना ही है आपको, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 ओम मीटर इक्वल्स 100 ओम सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से आप साइमन मीटर इन्वर्स को कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो यहाँ पे मीटर डिनोमिनेटर में है, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 साइमन मीटर इन्वर्स इक्वल्स 0.01 साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। इसको दूसरे फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहते हो तो 1 साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स इक्वल्स 100 साइमन मीटर इन्वर्स। इसको पेपर पे लिखिए और पेपर पे सॉल्व कीजिए। ऐसे लिखिए इसको, 1 साइमन डिवाइड बाय सेंटीमीटर इक्वल्स साइमन डिवाइड बाय मीटर। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा 0.01, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और इसको जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 1 साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स इक्वल्स 100 साइमन मीटर इन्वर्स। यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है इस चैप्टर में, सो प्लीज़ बी केयरफुल और इसको फोकस करके आप इसको कन्वर्ट करना सीख लीजिए। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो पहले तो ये समझ लें हम कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती क्या है। कंडक्टेंस दो तरह की होती है क्वालिटेटिवली, एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो होती है जो सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस होती है, जो आयंस के फ्लो की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल्स की या सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है। एक बार पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस रेफर्स टू मेटेलिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड्स जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने 3 टाइप के मटेरियल्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। एक होते हैं गुड कंडक्टर्स, एक सेमी कंडक्टर्स, और एक होते हैं नॉन कंडक्टर्स यानी इंसुलेटर्स जिनको कहते हैं। तो इंसुलेटर्स तो कंडक्ट करते ही नहीं हैं, उनकी कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा 10⁻⁻- में होता है उनका। और ये जो सेमी कंडक्टर्स और कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी मैटर करती है। किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर। नेचर का मतलब क्या हो गया कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या वो मेटलॉइड है, क्या है। सो वी नो दैट कि मेटल्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ कंडक्टेंस की बजाय हम कंडक्टिविटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज ही होगी, ये बात फिक्स्ड है। तो इसलिए ये कंडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम सब फैक्टर्स अफेक्टिंग। सो नेचर मैंने आपको बता दिया कि इफ़ मेटल है तो उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, नॉन मेटल है तो उसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, और फिर कुछ सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। सेमी कंडक्टर्स में मेटल्स भी आते हैं और मेटेलॉइड्स भी आते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, बट हाई टेम्परेचर करोगे तो कंडक्टेंस इनका इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा जो चीज़ है वो बैंड गैप पर डिपेंड करता है। नाउ आई थिंक कि आपको याद है कि बैंड गैप क्या होता है। जब भी मेटल्स के क्रिस्टल्स बनते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो लो एनर्जी वाला होता है दैट इज़ वैलेंस बैंड, और हाई एनर्जी वाला होता है कंडक्शन बैंड कहते हैं उसको, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंड गैप, जिसे फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। अगर ये बैंड गैप का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसा कि इंसुलेटर्स के लिए होता है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है। और मेटल्स के केस में बैंड गैप होता ही नहीं है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को मर्ज करके रहते हैं।
तो मेटल्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो बाय द स्टेटमेंट मैं ये पढ़ देती हूँ, हायर फॉर द मेटल्स विच हैव लो वैल्यू ऑफ बैंड गैप। ऑब्वियस है कि मेटल्स के लिए बैंड गैप कम होता है तो मेटल्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है अब आप समझ सकते हो, ग्रेफाइट है। नॉर्मली जो डायमंड होता है वो डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, वो भी कार्बन का बना है, लेकिन ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क है। डायमंड इंसुलेटर है क्योंकि ऑल 4 बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ग्रेफाइट नहीं है, उतना हार्ड नहीं है और उसका स्ट्रक्चर भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है और उसका 1 बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टिविटी हाई होगी या लो होगी। सेकेंड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं उनमें सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है सिल्वर, उसके बाद कॉपर और उससे कम होता है गोल्ड। तो सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट के पास बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिल्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D10, 3 नहीं, 3 तो कॉपर के लिए होता है, 4D10 5s1। तो उसके पास 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं। कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है। तो ये तीनों मेटल्स की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लास्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। यानी अगर किसी मेटल की कंडक्टिविटी आप रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर रहे हो तो ज़्यादा आएगी और हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर रहे हो तो कम आएगी। व्हाट द केमिकल रीज़न? इसका रीज़न ये है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो जो मेटल के कर्नेल्स होते हैं, कर्नेल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ मेटल्स, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उनके बीच में से इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो नहीं कर पाएंगे, मीन्स दे विल कॉज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वाइब्रेटिंग कर्नेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो लो टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये फैक्टर्स पढ़े हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग। अब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ आयंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, वैल्यूज़ ऑफ कंडक्टिविटी दे रखी है, कुछ मेटल्स की दे रखी है। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ग्रेफाइट, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे 2.1 इंटू 10⁻3, 5.9 इंटू 10⁻3, ये आपकी NCERT की टेबल है, टेबल 3.2। आप NCERT में से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ अभी आप मेटल्स की कंडक्टिविटी देखिए कि सोडियम से बहुत ज़्यादा है, कॉपर की, फिर सिल्वर की भी ज़्यादा है, गोल्ड की हाई है, आयरन की थोड़ी कम है, ग्रेफाइट की भी अच्छी खासी है। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर पे मेनली डिपेंड कर रहा है। जिसके पास जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कंडक्टिविटी उतनी हाई है। और दूसरी बात ये है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ईजीली मूव कर सकता है, स्ट्रक्चर उसको कंपैटिबल है या नहीं है। इंसुलेटर्स में आप देख सकते हो ग्लास दिया है, टेफ्लॉन दिया है। टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स के ऊपर कोट किया हुआ होता है। तो वेरी लो कंडक्टिविटी 1 × 10⁻16 एंड 1 × 10⁻18। उसके बाद सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी दे रखी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। डेफिनेशन में आपको बता ही चुकी हूँ। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। अब यहाँ पे बोला भी था मैंने आपको कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को हम फिलहाल एक ही मान के चल रहे हैं। तो जो फैक्टर्स कंडक्टेंस के लिए एप्लीकेबल है वो सेम टू सेम फैक्टर्स कंडक्टिविटी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो 2 चीज़ों पर बेस्ड है। एक है नंबर ऑफ आयंस और दूसरा है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं आपको, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि उसके आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। बट जब आप उसको हीट करके मेल्ट करा देते हो
तो फिर उसके आयन सेपरेट हो जाते हैं, वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी का। या फिर अगर हमने उसको सोल्यूशन में डाल दिया है, वाटर में ऐड कर दिया है, एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, हाइड्रेटेड आयंस बन जाएंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो जितने ज़्यादा आयंस होते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हो सकती है। तो आयंस ज़्यादा तब होंगे जब आयनाइजेशन ज़्यादा होगा। तो अगर किसी सब्सटेंस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा है तो उसके नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली दैट मटेरियल विल बी सेड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी बेस पे हम ये सारे फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कंडक्टिविटी के बेस पे 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या सॉरी ये बेसेस हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि ये ज़्यादा आयनाइज होते हैं, इनमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कभी भी 100% आयनाइज्ड नहीं होते हैं। ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी देख चुके हैं इस चीज़ को। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड, हैंस हैव हायर कंडक्टिविटी। ज़्यादा आयंस होंगे तो ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा चार्ज कैरी करेंगे, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर लेस आयनाइज्ड, हैंस दे हैव लो कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स होते हैं। और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। सेकेंड फैक्टर, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। आई होप कि आपको सॉल्वेशन याद है क्या होता है। किसी आयन के चारों तरफ जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं देन द कंसेप्ट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। अगर वो सॉल्वेंट वाटर है देन द कंसेप्ट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। थोड़ा इमेजिन करना है आपको, एक आपके पास सोडियम आयन है और एक आपके पास हाइड्रेटेड सोडियम आयन है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कौन सा आयन का साइज़ लार्ज होगा। हाइड्रेटेड सोडियम आयन का साइज़ लार्ज होगा, और जो आयन जितना लार्ज होता है वो उतना स्लो मूव करता है। और स्लो मूव करने का मतलब है उसकी मोबिलिटी कम हो गई। तो लार्जर आयंस की मोबिलिटी कम होती है, बेचारे धीरे धीरे मूव कर पाते हैं, धीरे धीरे जाएंगे चार्ज को लेके इलेक्ट्रोड के पास, तो देयर कंडक्टिविटी विल बी लेस है। कोई आयन छोटा है, जल्दी जल्दी मूव करेगा, भाग के जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात हो गया चार्ज। किसी आयन का चार्ज अगर ज़्यादा होता है तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। जितना चार्ज कोई आयन कैरी कर सकता है उस पर उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो लार्ज आयंस और मोर हाइड्रेटेड आयंस हैव लो कंडक्टिविटी बिकॉज देयर मोबिलिटीज आर लो और दे मूव स्लोली। तो थोड़ा इमेजिन करना कि हाइड्रोजन आयन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या लिथियम आयन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सोचिएगा, कभी मिलेंगे तो बताइएगा। थर्ड फैक्टर, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अब सोचने वाली बात है कि NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयनाइज होगा या उसको पेट्रोल में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयनाइज होगा। तो डेफिनेटली पेट्रोल में अगर आपने NaCl डाल दिया तो उसका डिसोसिएशन बिल्कुल नहीं होगा। तो पेट्रोल सॉल्वेंट के साथ NaCl की कंडक्टिविटी लो हो जाएगी, लेकिन उसी NaCl की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया है तो पोलर सॉल्यूट के लिए पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है कंडक्टिविटी को। पोलर सॉल्वेंट होता है तो आयंस इजीली फॉर्म हो जाते हैं, और इजीली फॉर्म हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। दूसरा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब भी आपको पता है, कोई थिक सॉल्वेंट होता है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, कोई थिन सॉल्वेंट होता है तो विस्कोसिटी कम होती है। मतलब क्या है, थिक और थिन का डेंसिटी से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। जिस सॉल्वेंट की डेंसिटी ज़्यादा है वो आयंस को इजीली अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देगा। बिल्कुल छोटी सी चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक बहुत भीड़ भरी रोड पे जाना है और एक बिल्कुल खाली रोड पे जाना है। तो खाली रोड पे आप जल्दी जल्दी अपना बाइक या बाइसाइकिल चला सकते हो, और भरी हुई रोड पे आपको टाइम लगेगा उसको चलाने में।
तो आपका जो मूविंग का स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो वही चीज़ आयंस के साथ होती है। अगर विस्कोसिटी कम है किसी सॉल्वेंट की तो आयंस फास्ट मूव करते हैं। फास्ट मूव करेंगे तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी और इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो मोर पोलर सॉल्वेंट फेवर्स आयनाइजेशन, हैंस इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हमने बता दिया आपको। लेस विस्कस सॉल्वेंट फेवर्स फास्ट मूवमेंट ऑफ आयंस, हैंस इंक्रीजेस कंडक्टेंस। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। वैसे तो ये सब ना इमेजिनेशन से भी आ जाती हैं ये चीज़ें, पर फिर भी प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसा मैंने आपको कहा था दो ही मेन कंसेप्ट हैं, एक है नंबर ऑफ आयन और एक है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। थोड़ा इमेजिन करोगे तो अपने आप ही पता लगा लोगे कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ हायर तो नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी विल बी हायर। तो सॉल्यूशंस हैविंग हाई कंसंट्रेशन हैव मोर नंबर ऑफ आयन्स, हैंस शो हाई कंडक्टिविटी। लास्ट फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज टेम्परेचर। अगेन आपके इमेजिनेशन की ज़रूरत है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो आयंस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होने लगता है, आयंस ज़्यादा फ्री फील करते हैं, और जब आयंस को फ्रीडम मिलेगी दे विल मूव फास्टर, और फास्ट मूव करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर फेवर्स मोर आयनाइजेशन, हैंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही हाई होगी। ये जो हमने सब कुछ पढ़ा वो क्वालिटेटिव पढ़ा। कंडक्टेंस क्या होती है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 मीटर लेंथ और 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। आयनिक सॉल्यूशंस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। एक सेल से कनेक्ट किया है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं इसमें R1 और R3 फिक्स्ड हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। Rx हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। और R2 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसे अपनी तरीके से हम सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों करना है हमको इस तरीके से इन रेजिस्टेंस को सेट करना है कि D और B के बीच का वोल्टेज ज़ीरो हो जाए, यानी कि इस पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो। ऐसा करके हमको इस रेजिस्टेंस को सेट करना है। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के तरीके हैं, वो मेथड है ये। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है कि रेशो ऑफ R1 एंड R2 इक्वल्स टू रेशो ऑफ R3 एंड RX। तो अगर आपको 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, R1, R2 और R3, तो आप RX का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा मैंने बोला फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1/R2 इक्वल्स R3/RX, या फिर आप ये भी लिख सकते हो R2/R1 इक्वल्स RX/R3। तो दोनों साइड का जो रेशो है रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का, वो सेम रहने वाला है। ये पढ़ लेते हैं एक बार, मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। इन द फिगर Rx इज़ द फिक्स्ड येट अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। Rx वो रेजिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है लेकिन ये फिक्स है, हमें पता करना है। R1, R2 एंड R3 नोन रेजिस्टेंस होते हैं। इनमें से R2 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल है, एडजस्टेबल है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी मुताबिक। और इसको रेजिस्टेंस को R2 की वैल्यू को इस तरीके से रखा जाता है जिससे कि ये पूरा जो सर्किट है, पूरा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का मतलब ये है कि D और B के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं हो। तो ये जो VG लिखा हुआ है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जब ज़ीरो डिफ्लेक्शन आता है उस R2 की वैल्यू को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास R2/R1 इक्वल्स RX/R3। तो R1, R2, R3 का वैल्यू पता है, RX का वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को अप्लाई करते हैं हम एक सॉल्यूशन की
रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। जैसा मैंने आपको कहा था कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता है तो उसको रेसिप्रोकेट करके आप उसका कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको कंडक्टेंस पता है तो G/L/A ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं। इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम केमिस्ट्री में। इस फिगर को देखिए पहले ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें R1 वेरिएबल है, वो कोई भी आप वेरिएबल रख सकते हो। बस कंडीशन ये है कि 2 की वैल्यू आपको पता चलनी चाहिए, एक एडजस्टेबल होना चाहिए और एक की वैल्यू आपको पता लगानी है, वो टेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे R2 की जगह पर हमने कंडक्टिविटी सेल को फिट किया हुआ है। ये देखिए थोड़ा पास से। O क्या है? ये AC का सोर्स है, अल्टरनेट करंट का सोर्स है। R1 यहाँ पे वेरिएबल है। P इज़ द डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब वो चीज़ जो हमें ये बताएगी कि दोनों पॉइंट्स के बीच में अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। R4 और R3 का वैल्यू आपको पता है। R2 की जगह पे हमने कंडक्टिविटी सेल लगा दिया। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं और इसके अंदर वो सॉल्यूशन फिल किया जाता है जिसकी कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। इसको भी हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये देख लीजिए कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R2 इक्वल्स R1 बाय R3 इंटू R4। इसका मतलब रेशो हो गया आपके पास R2 बाय R1 इक्वल्स R4 बाय R3। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी वो वैल्यू निकाल लेते हैं जो एक कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है। ये मैंने पढ़ा नहीं है डिस्क्रिप्शन, आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा, मैं एनलार्ज कर देती हूँ। सो आई होप कि आपने ये पढ़ लिया है। तो आगे चलते हैं। तो R2 का वैल्यू हमने निकाल लिया R1 R4 बाय R3 फॉर्मूला यूज़ करके। नाउ ये कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? सबसे पहले फिगर 3 देखिए आप। ये जो पेन जैसा आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये कंडक्टिविटी सेल होता है। इसको ऊपर से किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं और वायर को एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जिसे कंडक्टोमीटर कहते हैं। वो कंडक्टोमीटर एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को डायरेक्टली मेज़र कर लेता है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। नीचे इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगी रहती हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट होता है और 1 यूनिट उनके बीच का लेंथ होता है। इस चीज़ को अगर एलेबोरेट करेंगे, अंदर से देखेंगे तो ये फिगर नंबर 2 दिखाई दे रहा है। एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर 2 वायर्स हैं और नीचे फॉइल लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम की बनी होती हैं जिनके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग होती है और ये कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से कराई जाती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या जो सरफेस एरिया है वो होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होगा और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों का सरफेस एरिया तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर होता है। जनरली सेंटीमीटर में लेते हैं, मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 सेंटीमीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड्स। क्यों ये सब कुछ ले रहे हैं, हम थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। एरिया इंटू लेंथ जब हम करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास, यानी इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन आएगा, जो आयंस आएंगे वो यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस होंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वॉल्यूम भरा होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीलीटर। और उस 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ये डिवाइस मेज़र करेगी।
तो पर यूनिट वॉल्यूम जो कंडक्टेंस मेज़र करी जाती है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी बाय द डेफिनेशन। वो सब ठीक है कि 1 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 मीटर लेंथ, बट इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आप क्या बोल सकते हो कि कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। एक दूसरे टाइप का कंडक्टिविटी सेल ये हो सकता है फिगर 1, जो लॉन्गिट्यूडिनली नहीं होने की बजाय हॉरिजॉन्टली होता है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब होती है जिसमें ऊपर से सॉल्यूशन भर दिया जाता है, बीच में आपको दिख रहा है ना एक छोटा सा ट्यूब निकला हुआ है, इसमें से सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। इसके दोनों कॉर्नर्स में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और उनका यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन होता है और उनके बीच का लेंथ कितना भी हो सकता है वो हम मेज़र कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें साइड में 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, वो इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम की बनी है और प्लेटिनम की उनके ऊपर कोटिंग है, जिनको वायर से कनेक्ट करेंगे और वायर से कनेक्ट करेंगे तो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक मूवमेंट, और इन स्पेसिफिक मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी वो कंडक्टेंस को हम मेज़र कर लेते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में दिखाया है फिगर 5 में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनका ए है और इनके बीच का जो लेंथ है वो एल है। अब ये फिगर 4 क्या है, ये सेटअप दिखाया है आपको मेज़र कैसे किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में बीकर में डिप कर दिया गया है। बीकर में लिखा है टेस्टेड सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी आपको मेज़र करनी है। बीच में इस पूरे इलेक्ट्रोड में या इस कंडक्टिविटी सेल में जो डिप किया हुआ है हमने ग्लास ट्यूब, उसमें 2 ब्लैक कलर की रिंग्स दिखाई दे रही हैं आपको। ये ब्लैक कलर की रिंग्स 2 इलेक्ट्रोड्स हैं प्लेटिनम की, और इस कंडक्टिविटी सेल को हमने इसमें इमर्स किया गया है। बाहर जो वायर निकला है उस वायर को कई तरीके से कनेक्ट किया जाता है। आजकल तो डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला, डिजिटल कंडक्टोमीटर आते हैं, उससे कनेक्ट कर दीजिए, या फिर आप इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर दीजिए तो वो इसका रेजिस्टेंस मेज़र कर लेगा। नाउ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस का ही नेक्स्ट पार्ट है कि हमने व्हीट स्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/r के थ्रू आपने g का वैल्यू पता कर लिया। अब कप्पा जो होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है 1/ρ, लेकिन ये फॉर्मूला फ़िलहाल हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कप्पा इक्वल्स g इंटू L/A। तो g का वैल्यू तो हमने 1/r से निकाल ही लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L/A क्या होता है? L जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच का लेंथ है, डिस्टेंस है, और A इज़ व्हाट? इट इज़ सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये चीज़ें हमें नोन होती हैं। जिस समय सेल बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है सेल में, उस समय उनका A और L का वैल्यू पता होता है। और जब भी सेल खरीदा जाता है कंडक्टिविटी सेल मार्केट से, तो उसके ऊपर उसका L/A का वैल्यू लिखा रहता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये सेल का एक इंटरनल फीचर है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट्स वाई द रेशो ऑफ L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट को G* से भी डिनोट करते हैं और ये एक सेल के लिए कांस्टेंट होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, तो याद रखेंगे आप इस चीज़ को कि L/A इज व्हाट? इट इज़ द L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड A इज़ सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और ये कांस्टेंट होता है। तो नया फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? कप्पा इक्वल्स G इंटू सेल कांस्टेंट। इसको G इंटू G* भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए ये एक्चुअल में होता क्या है। तो G इज़ 1/r एंड सेल कांस्टेंट इज़ G*। अब न्यूमेरिकल में आपको किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। L की वैल्यू दे दी, A की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी निकालनी है, या फिर आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे दी और आपको फिर कंडक्टिविटी निकालनी है, या सेल कांस्टेंट आपको दिया ही नहीं है, 2 अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी और आप उनसे रेशो निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ये प्रैक्टिस हम करेंगे बाद में। सिंबल्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बड़े इजी होते हैं, बस इनमें एक ही चीज़ है जो ध्यान रखनी है और वो है सिंबल्स। तो G इज़ फॉर कंडक्टेंस, कप्पा इज़ फॉर कंडक्टिविटी, रो इज़ फॉर रेजिस्टिविटी एंड G* इज़ फॉर सेल कांस्टेंट। कई बार होता है कि कंडक्टिविटी निकालनी है और रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो बेकार में ज़्यादा दिमाग क्यों लगाया। वी नो दैट कि कप्पा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उससे भी निकाल सकते हो आप।
For a conductivity cell, cell constant remains same always irrespective of the solution filled in it. कोई भी solution fill करिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेल कांस्टेंट का वैल्यू सेल का इंटरनल फीचर है और हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. And what is it? It is the ratio of area of cross section of electrode to the distance between electrodes. ये उल्टा हो गया भाई, ये L बाई ए होता है, ये A बाई L लिख दिया मैंने यहाँ, इसे चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये उल्टा हो गया है, इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे. आप सिर्फ याद रखिएगा कि सेल कांस्टेंट इक्वल्स L बाई ए.